हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होम लोन्स के बारे में। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी आपको होम लोन किस रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग फी लगा रहे हैं, इसका एक कंपैरेटिव वीडियो है। इसके अलावा हम जानेंगे कि आप अपनी ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि होम लोन का अमाउंट बहुत बड़ा होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो आप अपने इंटरेस्ट पर सेव कैसे कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको होम लोन लेने में, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। एंड में हम देखेंगे कि आप अपने होम लोन पे टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस के अंडर आपको टैक्स बचाने का मौका मिल जाता है अगर आपने होम लोन लिया हो। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर के साथ। मैंने इसको वीडियो के स्टार्टिंग में इंटेंशनली रखा है क्योंकि मुझे लगता है ये जरूरी है कि आपको एक रफ आइडिया हो माइंड में। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की सोच रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको पता होगी, उसके लिए आप एक होम लोन की प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने तक का होम लोन आपको लेना पड़ सकता है। एक लोन का अमाउंट आपके माइंड में पहले से रफ आइडिया होगा कि इतना लोन अमाउंट, मान लीजिए 50 लाख, 70 लाख या 90 लाख तक आपको होम लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो एक अमाउंट आप अपने ध्यान में रखें। उसके बाद आप देखें कि आपको अगर ये होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए या 30 साल के लिए, तो आपको कितने तक का ईएमआई अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। आपकी सैलरी से कितना ईएमआई देना आप अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका फैमिली का जो बजट है वो भी आराम से मेंटेन रहे और आप अपने होम लोन में जो ईएमआई है उस पर कभी डिफॉल्ट ना करें और सही से आपकी ईएमआई की पेमेंट हो पाए। तो इसके लिए एक रफ आइडिया मिल जाता है होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर यूज करके। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने एचडीएफसी बैंक का होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर लिया है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप बस गूगल पे जाके सर्च करें होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, और कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर जो आपको सही फिगर्स बता दे वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं इसे यूज करके आपको दिखा देती हूँ। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमें 60 लाख होम लोन लेने की जरूरत है। यहाँ पे आप अपने लोन का अमाउंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 60 लाख का अमाउंट हम डाल लेते हैं। 60 लाख का होम लोन आप मैक्सिमम जो है 30 साल तक के लिए ले सकते हैं। तो 30 इयर्स का टेन्योर मान के चलते हैं। इंटरेस्ट रेट हम ले लेते हैं 9%, क्योंकि अभी जो रेट्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मोस्टली आपको 9% पे होम लोन आराम से मिल सकता है। तो अगर हमने 60 लाख का होम लोन लिया है 30 साल के लिए 9% के इंटरेस्ट पे, तो ईएमआई जो है वो है 48,000 के आसपास की, यानी मंथली आपको 48,000 की ईएमआई पे करनी होगी। इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट उतना हो गया जितने का आपने होम लोन लिया। इस पे आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा 30 साल तक, जो टोटल इंटरेस्ट है वो हो गया 1,13,00,000 के आसपास का। और जो टोटल अमाउंट आपने पे किया वो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आपने जितना लोन लिया था और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट दिया, तो टोटल हो गया 1,73,00,000 के आसपास का। ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब मान लेते हैं कि आप अपनी ईएमआई 50,000 तक दे सकते हो। 2,000 तक बढ़ाने में आपको कोई खास परेशानी नहीं आएगी। आपको पता है कि 48,000 या फिर 50,000 तक ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर आप 2,000 तक ईएमआई बढ़ा सकते हो तो आपका जो लोन टेन्योर है वो कितने से आप कम कर सकते हो, ये देखते हैं। अभी आप देखो, अगर आप 50,000 तक की ईएमआई लेके चलते हैं तो आपका लोन टेन्योर 5 साल से कम हो जाएगा, यानी आपको 25 साल तक ही वो लोन रहेगा। आपने 2,000 से अपनी ईएमआई बढ़ाई है, बस मंथली आपको 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपका लोन टेन्योर 5 साल से कम हो गया, रेट सेम है, लोन आपने जितना लिया है वो सेम है। इंटरेस्ट पे देखिए कितना डिफरेंस आ गया। अब जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन के ऊपर वो है 91 लाख का। पहले जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे वो था 1 करोड़ 13 लाख।
तो एक मेजर डिफरेंस देख ले कि आपने बस 2000 से अपनी मंथली ईएमआई बढ़ाकर 22 लाख तक इंटरेस्ट पे सेव कर लिया। तो ये डिफरेंस हो जाता है। जब भी हम होम लोन की बात करते हैं, होम लोन एक लंबे समय के लिए होता है, एक ह्यूज अमाउंट होता है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा देते हैं ईएमआई में, या अगर बेटर इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, तो उसकी वजह से आप इंटरेस्ट पे काफी ज्यादा सेव कर पाते हैं। यानी इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि बस 2000 से ईएमआई बढ़ा के आपका लोन का जो टेन्योर है वो भी कम हो गया, और आपने अपने इंटरेस्ट पे कुछ 22 लाख तक बचत कर ली, या 22 लाख से अपना इंटरेस्ट घटा लिया। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हम कंसिडर करते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट आपने और ज्यादा नेगोशिएट किया बैंक के साथ, अच्छे इंटरेस्ट रेट पर बात करी, और फाइनली आपने 8.6 तक का इंटरेस्ट लिया। तो 8.6 तक का इंटरेस्ट लेने पर आप देखिए कि आपने अपना इंटरेस्ट और सेव कर लिया। 91 लाख की जगह अब आपका इंटरेस्ट रिड्यूस होके 86 लाख हो गया, यानी 4 लाख तक की और सेविंग कर ली। और आप ईएमआई कितना तक अफोर्ड कर सकते थे? 50,000 तक। तो इसे आप थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं अपने होम लोन के टेन्योर को, और आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपने अपना होम लोन टेन्योर भी रिड्यूस कर लिया। अब ये 22 साल का टेन्योर हो गया, यानी 8 साल से आपने अपना होम लोन का टेन्योर घटा लिया। और लोन का टेन्योर घटाने के साथ साथ इंटरेस्ट जब आपको कम मिला, उस पे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम हो गया। तो अब आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया 73 लाख। पहले हमने जो चेक किया था वो था 91 लाख 9% पे, अभी 73 लाख हो गया। तो आप देख सकते हो छोटे मेजर डिफरेंसेस के साथ आप कैसे एक प्रॉपरली कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने तक की ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, आप कैसे अपने इंटरेस्ट पे सेव कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एक रेफरेंस के तौर पे था। आप जब भी होम लोन लेने की सोचे तो जरूर अपने हिसाब से इस लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करके देखें। यहाँ पे लोन का अमाउंट चेंज करें, टेन्योर चेंज करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करें, और यहाँ पे कंसिडर करें कि कितने ईएमआई के साथ आपको बेस्ट पॉसिबल यानी कम से कम इंटरेस्ट देना पड़े, और आपकी ईएमआई भी मेंटेन हो और बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल सके। एक कंपैरिजन देख लेते हैं बैंक्स जो आपको इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रही हैं उनके बीच में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है 9.15 से 9.35% पर। एचडीएफसी आपको होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं 8.40 से 9% तक। बैंक ऑफ बड़ौदा जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 9.15 से 10.60% तक। एक्सिस बैंक आपको होम लोन प्रोवाइड कर रही है 9.00 से 9.40% तक। पंजाब नेशनल बैंक आपको 8.50 से 10.10% तक पे होम लोन प्रोवाइड कर रही है। ये जितना भी डेटा लिया गया है ये मैंने इन बैंक की वेबसाइट्स पे जो डेटा अवेलेबल है उसे कंसिडर करते हुए ये इंटरेस्ट रेट्स लिए हैं, और ये इंटरेस्ट रेट्स रेगुलर होम लोन के लिए हैं। तो अलग अलग बैंक्स आपको अलग अलग टाइप के होम लोन भी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम लोन उनके वेबसाइट्स पे रहते हैं। ये जो मैंने कंपैरिजन के लिए डेटा लिया है वो रेगुलर होम लोन जो आप एज एन इंडिविजुअल लेने जाते हैं तो इस रेट्स पे आपको वो होम लोन प्रोवाइड करते हैं इस ब्रैकेट रेंज में। रेफरेंस के तौर पे मैंने इन पीपीटीज में वो वेबसाइट से ली गई जो क्लिपिंग है वो लगाई है, स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं ताकि आपको थोड़ा और बेहतर आइडिया मिल पाए। तो इंटरेस्ट रेट जो एसबीआई के वेबसाइट पे मेंशन था सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था। सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है, होम लोन जब आप लेने जाते हैं तो उसके जो रेट्स होते हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। आप अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आप देख सकते हो। मैं वो वीडियो इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी और आई बटन पे भी, तो आप चेक कर सकते हो। सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। सिबिल स्कोर यानी आपके पास्ट के जो आपने लोन्स लिए होंगे उसमें आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, आपने ईएमआई टाइम से दिया था या नहीं, आपने पास्ट में कितने लोन्स लिए हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री का एक आइडिया मिल जाता है, सारे बैंक्स के पास वो रिपोर्ट ऑलरेडी जनरेटेड होती है, तो वो आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं कि आपको लोन देना कितना रिस्की रहेगा,
या फिर आपको लोन देना कितना इजी रहेगा। अगर आपको लोन देते हैं तो वो चाहते हैं, बैंक चाहती है कि आप लोन पे डिफॉल्ट ना करें, आप मंथली ईएमआई टाइम पे कर पाए। ये सब फैक्टर्स वो कैसे कंसिडर करेंगे कि आपका जॉब क्या है, क्या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, क्या आप प्राइवेट जॉब में हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको जो सैलरी मिलती है वो टाइमली मिलती है या नहीं, आपकी सैलरी कितने तक की है, एक रेप्यूटेड कंपनी है या नॉन रेप्यूटेड कंपनी है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप जो बिजनेस करते हैं वो कितना रिस्की है, क्या वो सीजनल बिजनेस है या फिर वो ऑल टाइम बिजनेस है, वो सही प्रॉफिटेबल बिजनेस है या प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं बैंक वाले आपको होम लोन देने से पहले, ताकि वो ये अश्योर कर सके कि वो जो लोन दे रहे हैं वो आप रीपे करने के यानी चुकाने के काबिल हो या नहीं, वो आप लोन उतने तक का चुका पाओगे या नहीं। अगर मान लीजिए आपने लोन ज्यादा मांगा है, आपकी ईएमआई ज्यादा बनेगी लेकिन आपकी सैलरी उस हिसाब से नहीं है, तो बैंक वाले आपको बोलेंगे कि आप थोड़े कम का लोन ले लो, आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। वैसे करके कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकलेगा, ताकि बैंक भी अश्योर हो सके कि आप डिफॉल्ट ना करो लोन के ऊपर और आपको एक सही गाइडेंस दे सके। तो सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी जो फैमिली की कैपेसिटी है कि बस आप ही अर्निंग हो फैमिली में या फिर और भी लोग अर्निंग है, या फिर आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है फैमिली में, वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं और इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, ताकि एक जेन्युइनिटी, एक सही आइडिया मिल पाए बैंक को कि आपको होम लोन देना सही रहेगा या नहीं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है यानी 750 के ऊपर है तो आपको एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एसबीआई के द्वारा होम लोन मिल जाता है, जो है 9.15% अभी मार्केट के हिसाब से। 700 से 749 के बीच में है तो 9.35% पे एसबीआई होम लोन दे रही है। 650 टू 699 के बीच में आपका सिबिल स्कोर है तो 9.45% पे होम लोन मिल रहे हैं। 550 टू 649 के बीच आपका सिबिल स्कोर है तो 9.65% पे होम लोन मिल रहे हैं। अगर आपने पास्ट में कोई लोन नहीं लिया है, पास्ट की आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो आपका कोई भी सिबिल स्कोर नहीं होगा, जिसे हम -1 भी कहते हैं, तो उसके लिए आपको 9.35% पे रेगुलर होम लोन्स मिल रहे हैं। अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि आप अपने सिबिल स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर इस होम लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगी उस क्वेरी का आंसर कर सकूं। एचडीएफसी की वेबसाइट पे उन्होंने अपने जो होम लोन के स्लैब्स है वो बहुत ही डिफाइंड वे में नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि रेपो रेट से कनेक्टेड है। रेपो रेट प्लस 1.90% टू 2.50% के बीच में इनके होम लोन के इंटरेस्ट रेट है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोफेशनल्स और नॉन प्रोफेशनल्स को। तो 8.40% से लेकर 9% तक पे ये होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से लिए गए इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस में मेंशन्ड है सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है तो आपके लिए 9.15% से 10.50% तक होम लोन के रेट है। यहाँ पे जो जितने भी होम लोन के रेट्स मैं दिखा रही हूँ वो सारे रेपो रेट के साथ लिंक्ड है। रेपो रेट अगर मार्केट में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके होम लोन के रेट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो अभी जो रेपो रेट है वो 6.50% चल रहा है, उस पे बैंक अपना अलग से स्प्रेड लगाकर टोटल जो आपका इंटरेस्ट रेट बनता है होम लोन पे वो कैलकुलेट करती हैं। तो जैसे ही मार्केट का रेपो रेट चेंज होगा आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर रेपो रेट बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, अगर आपका रेपो रेट घटा तो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी घट जाएगा। नॉन सैलरीड के लिए 9.25% से 10.60% तक। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे जो होम लोन के रेट्स मेंशन्ड हैं वो फ्लोटिंग रेट है 9% से 9.40% तक सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। फिक्स रेट 14% पर है। आई एम नॉट श्योर कि बहुत सारे बैंक्स आपको फिक्स होम लोन अब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक शायद वन ऑफ दोज बैंक है जो आपको अभी भी
फिक्स्ड रेट होम लोन प्रोवाइड कर रही है और ये रेट काफ़ी हाई है, 14% पे आपको होम लोन मिल रहा है। और होम लोन एक लंबे समय के लिए होता है, तो एक हायर इंटरेस्ट रेट पे आप अगर फिक्स्ड रेट पे होम लोन ले लेते हो तो वो कभी भी फायदेमंद नहीं रहता है। बेटर है कि मार्केट से लिंक्ड, रेपो रेट से लिंक्ड जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है वही कंसिडर करें। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे 9.10% से 9.40% तक पे होम लोन प्रोवाइड कर रही है एक्सिस बैंक। पीएनबी ने जो इंटरेस्ट रेट्स मेंशन कर रखे हैं वो स्लैब के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपने 30 लाख के ऊपर का होम लोन लिया है और आपका सिविल स्कोर 800 या उसके अबव है, यानी कि बहुत अच्छा सिविल स्कोर है, तो आपको होम लोन के जो रेट है वो 8.50% पे मिल जाएगा, जो अभी के मार्केट में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है। बट वही है कि आपका सिविल स्कोर काफी हाई होना चाहिए, अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, और आपका जो लोन अमाउंट है वो 30 लाख के ऊपर का आपने लिया हो। अगर आपका सिविल स्कोर 750 है तो आपको 750 या उससे अबव है तो 8.55% पे मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 700 टू 750 के बीच है तो 9% पे, 600 टू 699 के बीच है तो 10% पे। वैसे ही आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है 8.65, 9.10, 10.10। तो ये भी बेटर है कि आप अपने सिविल स्कोर को थोड़ा इम्प्रूव्ड रखें। हमेशा अगर आपको होम लोन लेना है तो अपनी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है वो टाइम पे करें। आपका अगर कोई और लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई पे डिफॉल्ट ना हो कभी, उसका ध्यान रखें ताकि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो और आपको उसके हिसाब से एक बेटर इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिल जाए। अभी बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में। तो होम लोन को प्रोसेस करने के लिए जो फीस बैंक चार्ज करती है वो कितनी है, ये भी आपके कॉस्ट में इंक्लूड होता है और एक मेजर फैक्टर होता है, तो इसे भी जरूर कंसिडर करें। एसबीआई ने जो प्रोसेसिंग फीस मेंशन करी है वो है 0.35% आपके लोन के अमाउंट का, जीएसटी के साथ। मिनिमम 2000 चार्ज करते हैं, मैक्सिमम 10,000 तक हो सकता है। एचडीएफसी का प्रोसेसिंग फीस 0.50% है लोन अमाउंट का, जितने का आप लोन लेते हैं, या फिर 3000 हो सकता है, दोनों में से जो भी हायर होगा, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस यानी जीएसटी। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 0.50% ऑफ लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फी चार्ज कर रही है। मिनिमम इनका 8500 है और मैक्सिमम 15000 है। एक्सिस बैंक जो है 1% का लोन अमाउंट पर प्रोसेसिंग फी लगा रही है, मिनिमम 10,000 प्लस जीएसटी है। पंजाब नेशनल बैंक 0.35% है लोन अमाउंट का, मिनिमम 2,500 और मैक्सिमम 15,000 तक है। तो प्रोसेसिंग फीस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कम है, ताकि आपका कॉस्ट थोड़ा कम पड़े और आप एक बेटर होम लोन की डील क्रैक कर पाए। इसके अलावा भी आप जरूर पूछें कि क्या कोई और चार्जेस हैं जो कि बैंक आपको बता ना रही हो, तो आप सामने से जरूर पूछें कि प्रोसेसिंग फीस के अलावा, इंटरेस्ट रेट जो मेंशन किया उसके अलावा क्या कोई और चार्जेस है इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी तरफ से, आपके पॉकेट से जाने होंगे। तो एक बेटर आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या एप्लीकेबल है, क्या आपको उनकी वेबसाइट में मिल रहा है और क्या हिडन है। अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक होम लोन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसे मैंने 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। आइडेंटिटी प्रूफ आपकी होनी चाहिए, इनकम प्रूफ होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अदर कैटेगरीज में रखते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 एक होता है, वो आपको साइन करके फिल करके देना होगा। तो पैन कार्ड या फॉर्म 60 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट या कोई जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा, ये भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन पैन कार्ड मैंडेटरी है। इसके अलावा वोटर आईडी, आधार कार्ड में से कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इनकम प्रूफ के तौर पे आपके पास सैलरी स्लिप, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप बैंक आपसे मांग सकती है। लास्ट 6 मंथ्स का आपका बैंक का स्टेटमेंट मांग सकती है। आपकी फॉर्म 16 या फिर आईटीआर रिटर्न जो आपने फाइल करी है उसका प्रूफ मांग सकते हैं।
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आप जो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो या कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हो, उस लैंड का अलॉटमेंट लेटर, सेल्स डीड या अग्रीमेंट, इनमें से जो भी एप्लीकेबल हो वो आपको देना होगा। एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपने सेलर से या बिल्डर से जो आपको सेल कर रहा है वो प्रॉपर्टी। पोजीशन सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। कोई लैंड का टैक्स रिसीट है, कोई टैक्स रिसीट फॉर्म है, वो आपको प्रेजेंट करना होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हो घर का, तो उसका आपको एक डिटेल्ड एस्टिमेशन देना होगा कि उस कंस्ट्रक्शन में आपका कितना तक का खर्चा आएगा उस घर को बनवाने में। वो एक डिटेल्ड एस्टिमेशन आपको कॉस्ट का बैंक को देना होगा। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बैंक टू बैंक वैरी भी करता है। तो आप जिस बैंक से होम लोन लेने की सोच रहे हैं उनसे जरूर क्लैरिफाई करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। एक लिस्ट के तौर पे ले लें उनसे, और वो लिस्ट के तौर पे आप अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके फाइल करके रख लें, और ताकि जब आप लोन सैंक्शन करवाने जाए, जब लोन अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा हो, तब कोई दिक्कत ना आए। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म बैंक से मिलता है जो आपको फिलअप करके देना होगा। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ होना जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। चेक हमेशा रेडी रखें। आपकी असेट और लायबिलिटी का जो स्टेटमेंट होता है वो भी बैंक को चाहिए होता है, ताकि उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि आपके पास कौन कौन से असेट्स है या आपके ऊपर कौन कौन से लोन्स या लायबिलिटीज है। तो आइडेंटिटी प्रूफ, ताकि बैंक एज एन इंडिविजुअल आपको समझ पाए कि आप सैलरीड हो, जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, आपकी जेन्युइनिटी क्या है, आप रेसिडेंट हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ये सारा कुछ चेक करने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स, आपके इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि बैंक को एक आइडिया मिल पाए कि आपको कितने तक की सैलरी आती है। आपके बैंक जो स्टेटमेंट है वो दिखा देगा कि आपके ट्रांजेक्शन्स कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मान लीजिए आपकी 60,000 की सैलरी तो आ रही है, लेकिन उसमें से आप मंथली 50,000 या 55,000 कहीं आपके ट्रांजेक्शन्स हो जा रहे हैं, उसके बाद बहुत ही कम पैसा आपके अकाउंट में बचता है, और ये रेगुलर ट्रांजेक्शन्स है, हमेशा होते हैं। तो बैंक वो कंसिडर कर सकती है कि आपके अकाउंट में बहुत ही कम अमाउंट बच रहा है, फिर आप अपनी ईएमआई कैसे पे कर पाएंगे। तो इस वजह से वो आपके बैंक का स्टेटमेंट भी मांगते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन्स कहाँ कहाँ होते हैं, आपकी सैलरी कितने की आती है, और आपने आईटीआर फाइल करा है या नहीं। फॉर्म 16 आपकी जो है वो सारा डिटेल्स दिखा देती है। तो इनकम प्रूफ के तौर पे वो रखते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि बैंक जो आपको होम लोन दे रही है वो उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए दे रही है। तो वो प्रॉपर्टी सही है या नहीं, उसके पेपर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स, जब भी आप कोई बैंक का काम करते हैं तो आपके पेपर्स बहुत ही सही तरीके से मैनेज्ड होने चाहिए, ताकि आपका प्रोसेस स्मूथली हो सके। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई रिसीट दे रहे हैं, कोई डीड बना रहे, कोई अग्रीमेंट है, सबका कॉपी रखे, ओरिजिनल्स रखे, और अपने पास एक फाइल में सेपरेट करके रखे, ताकि आप बैंक को सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर पाए। अपने जो सेलर है या फिर जो बिल्डर है उससे भी बात करके सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से मांगने की कोशिश करें। अगर वो अवॉइड करें तो एक प्रॉपर तरीके से ले। अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी रखें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली जो होम लोन के कंडीशन, होम लोन के प्रोसेस में एप्लीकेबल होते हैं। बट अगेन एज आई सेड, बैंक टू बैंक इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो वो आप अपने बैंक से ज़रूर पूछें। अभी हम बात कर लेते हैं लोन टू वैल्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लोन टू वैल्यू मतलब हो गया कि आपको जो मार्केट वैल्यू है जो आपके प्रॉपर्टी का, उसके कंपैरिजन में आपको कितने तक का लोन बैंक प्रोवाइड कर रही है या बैंक दे सकती है, उसे हम बोलते हैं लोन टू वैल्यू। तो मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन बैंक आपको 90% ही दे सकती है। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो बैंक आपको 1 करोड़ का होम लोन नहीं दे रही है। कुछ पैसा आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करना होता है, बाकी पैसा बैंक आपको देगी। तो वो जो 90% बैंक आपको दे रही है उसे हम लोन टू वैल्यू बोलेंगे, यानी 90 लाख का होम लोन वो आपको प्रोवाइड कर रही है, 10 लाख आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी ज़रूरी है
बैंकिंग इंडस्ट्री में जब भी बैंक्स आपको होम लोन प्रोवाइड करती है तो वो ये मान के चलते हैं कि क्योंकि वो आपको एक बड़ा अमाउंट दे रहे हैं आपका घर खरीदने के लिए या घर बनवाने के लिए, तो उसमें आपका भी सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी आपने भी कुछ पैसा अपने तरफ से लगाया हो ताकि आपका भी इंटरेस्ट उसमें हो कि नहीं मेरा पैसा भी लगा है, पूरा पैसा बैंक की तरफ से नहीं गया है, आपने अपनी सेविंग से भी पैसा लगाया है उस घर को बनाने में, उस घर को बिल्डअप करने में। तो जब इंसान का अपना पैसा लगा होता है तो वो और ध्यान रखता है, वो और केयर के साथ उस चीज को आगे लेकर चलता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ लोन टू वैल्यू या डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट आया था कि जो भी इंडिविजुअल होम लोन ले रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल फाइनेंसेस उसमें लगे होने चाहिए। तो देख लेते हैं हम, ये आरबीआई गाइडलाइंस में भी स्पेसिफाइड है। कैपिंग की हुई है लोन टू वैल्यू की, तो ये सारे बैंक्स पे एप्लीकेबल है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं, 30 लाख के अंदर तक का, तो आपको जो एलटीवी मिल जाता है वो है 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आपकी जितनी की प्रॉपर्टी है उसका 90% आपको लोन के तौर पे मिल सकता है। अगर आपका जो होम लोन है वो 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो आपको 80% तक की प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगी, यानी 20% आपको डाउन पेमेंट करना होगा। अगर 1 करोड़ की अगर आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो आपको उसका 80% एज प्रॉपर्टी वैल्यू बैंक से मिल जाएगा, बाकी 20% आपको डाउन पेमेंट करना होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 75 लाख के ऊपर की है तो आपको 75% मिलेगा प्रॉपर्टी के वैल्यू का। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और जो कि 75 लाख से ऊपर के ब्रैकेट में आती है तो आपको 75% तक का ही होम लोन मिल पाएगा, विच इज 75 लाख तक का आपको होम लोन मिलेगा। बाकी जो अमाउंट है 25 लाख वो आपको डाउन पेमेंट के तौर पर अपनी तरफ से लगाना होगा। आइए देख लेते हैं लोन का प्रोसेस जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एज एन इंडिविजुअल जब आप लोन लेने जाते हैं। तो जब भी आप बैंक को विजिट करें, आप बैंक विजिट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी आप इंटरनेट पे अच्छे से जानकारी ले लें, वीडियोस के थ्रू या फिर जो आर्टिकल्स है उसके थ्रू पढ़ के आप जानकारी ले लें कि कौन से होम लोन पे क्या रेट्स मिल रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग फीस मिल रही है, उनकी वेबसाइट से कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन, ताकि जब आप उस बैंक को विजिट करें आप एक डिटेल्ड वे में बात कर सकें, आपको भी नॉलेज हो और आप उस नॉलेज के साथ बैंक ऑफिशियल के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो बैंक जाने के बाद आप अच्छे से इंक्वायरी करें कि इंटरेस्ट रेट क्या प्रोवाइड हो रहे हैं। आप अपनी डिटेल्स बताकर पूछें कि आप इस जॉब में हैं, आपको इतने तक का लोन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट रेट क्या है या कौन सा होम लोन आपके लिए फेवरेबल होगा। तो अलग अलग टाइप के होम लोन्स होते हैं जो बैंक स्कीम्स निकाल रही हैं, तो उसमें कौन सा होम लोन आपके लिए फायदेमंद होगा, फीस और चार्जेस क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, कितने समय के लिए लोन मिल सकता है, 30 साल के लिए, 20 साल के लिए, मैक्सिमम टेन्योर क्या है जिसके लिए बैंक आपको होम लोन दे सकती है, कितने तक का लोन बैंक आपको दे पाएगी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर, आपकी जॉब पोजीशन, उसके हिसाब से बैंक आपको कितने तक का होम लोन देने के लिए रेडी है, डाउन पेमेंट आपको अपनी तरफ से कितना करना पड़ेगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जब आप बैंक विजिट करें कलेक्ट करने की कोशिश करें और मेक श्योर करें कि आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जरूर ले लें, जो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे अगर आपको होम लोन वहां से लेना है। सारी जानकारी लेने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, इनकम प्रूफ के तौर पे, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो पेपर्स थे वो अपने बिल्डर सेलर से बात करके आप अरेंज करवाएं और उसे प्रॉपरली प्रॉपर फॉर्मेट में आप उसे बनाकर रखें। जो भी डॉक्यूमेंट्स है बैंक के द्वारा स्पेसिफाइड होगा लिस्ट में, उसे आप एक फाइल में सेपरेट करके उसकी ओरिजिनल्स और कॉपी के साथ रखें। बैंक ऑफिशियल, एक बार आपने सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्टली प्रेजेंट कर दिए, आपने लोन के लिए बात कर ली, तो बैंक ऑफिशियल उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उसकी जेन्युइनिटी या फिर वो कितना सही है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो चेक करने के लिए एक विजिट कंडक्ट करता है आपके रेसिडेंस पे जहां आप रहते हैं,
और आपकी जो जॉब लोकेशन है, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, आपने जो डेटा दिया है अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने जॉब के बारे में, वो सही है भी या नहीं। तो बैंक के लिए भी ये एक बड़ा अमाउंट होता है, 60 लाख 50 लाख या 1 करोड़ तक होम लोन देना, और इस पे डिफॉल्ट हुआ तो बैंक को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करना पड़ता है। इसीलिए वो अपनी तरफ से मेक श्योर करते हैं कि सारी चीज़ें ऑथेंटिक हो और वो सही तरीके से चेक करने के बाद ही आपको लोन प्रोसेस करें। कि आपके लिए भी एक तरीके से सही हो जाता है, क्योंकि आप भी होम लोन ले रहे हो, एक बड़ा अमाउंट ले रहे हो, तो आपको भी चाहिए होता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या आप जहां घर बनवा रहे हो, अगर वो बैंक ऑफिशियल्स आके चेक करेंगे, अगर सारी चीज़ें लीगली होंगी, तो उसके ऑथेंटिक होने की, सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको डबल अश्योरेंस मिल जाएगा। तो बैंक ऑफिशियल आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जॉब लोकेशन, आपका रेसिडेंस चेक करने के बाद आपने जो प्रॉपर्टी पेपर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को भी चेक करेंगे। जो साइट आपने बताया है जहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन होगा, बैंक ऑफिशियल वहाँ पे अपने लीगल पर्सन के साथ जाएंगे, वहाँ पे वो प्रॉपर्टी विजिट करके चेक करेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बैंक चेक करती है। एक बार जब वो प्रॉपर्टी को चेक करने जाती है तो वो ये सारी चीज़ें देखती हैं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, उस पर कोई पहले से डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा। डिस्प्यूट यानी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा, कुछ केसेस तो नहीं चल रहे उसके ऊपर। तो लीगल चेकिंग होती है आपके प्रॉपर्टी की, किसी थर्ड पार्टी ने क्लेम तो नहीं कर रखा है जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, कोई टैक्सेस तो पेंडिंग नहीं है उस प्रॉपर्टी पे। तो बहुत सारी चीज़ें, वो पूरी लीगल चेकिंग होती है लॉयर के साथ उस प्रॉपर्टी की, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा सके, उसका जो एक्चुअल ओनर है वो पता किया जा सके, और वो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट होम लोन तो वो सिक्योर है या नहीं है। तो इससे भी जो बोरोवर है उसको भी फायदा होता है कि फिर से उसे अश्योरेंस मिल गया कि बैंक ऑफिशियल ने जाके एक लीगल टीम के साथ चेक किया है कि प्रॉपर्टी सही है या नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, वैल्यूअर जाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा। तो मान लीजिए आपने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, उसके हिसाब से मुझे जितने तक का होम लोन मिल सकता है वो दे दीजिए। लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बैंक को बताई है, क्या सही में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी है? तो ये चेक करने के लिए भी वैल्यूअर जाता है, जो कि वहाँ पे चेक करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और उसके बाद आपको कितना लोन डिसबर्स हो सकता है वो डिसाइड होगा। तो लोन जो कि डिसबर्स होना है वो डिसाइड हो गया, वो अप्रूव हो गया। उसके बाद सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट मेंशन होगा, प्रोसेसिंग फीस मेंशन होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको होम लोन मिला है, कितने की ईएमआई है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, डाउन पेमेंट कितने की हुई है, ये सारा कुछ उस सैंक्शन लेटर में सही तरीके से मेंशन होगा। लोन सैंक्शन लेटर कहते हैं। तो मेक श्योर करें कि एक बार आपको लोन सैंक्शन लेटर मिल गया तो आप उसके थ्रू गो थ्रू करें और उस सैंक्शन लेटर को अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, जो चार्जेस लग रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जितनी भी चीज़ें मेंशन है वो सारी आप चेक करें। अगर कुछ समझ ना आए तो अपने बैंक ऑफिशियल जहाँ से आप होम लोन ले रहे हैं उनसे बात करके उन चीज़ों को समझें और कंफर्म करें। होम लोन टैक्स बेनिफिट्स, तो आइए जान लेते हैं। अगर आपने होम लोन ले लिया है तो अब आप अपने होम लोन पे जो पे कर रहे हैं इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ईएमआई के फॉर्म में, उस पे टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिडक्शन आपको अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल जाता है। सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम अमाउंट जो आप क्लेम कर सकते हैं वो है 1.5 लाख। दूसरा डिडक्शन जो आपको मिल जाता है वो है आपके होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में। मान लीजिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर को मैं कंसिडर करके चलती हूँ, अभी जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक अगर आपने ईएमआई दी है अपने होम लोन की, मंथली ईएमआई, तो आपकी जो ईएमआई होती है उसका कुछ कंपोनेंट प्रिंसिपल में जाता है,
बाकी कंपोनेंट आपके इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। इसका बाइफर्केशन आपने जहां से भी होम लोन लिया है वहां से आप चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रिंसिपल में पेमेंट गया है, कितना इंटरेस्ट में पेमेंट गया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर गया है, फिर भी आप जो मैक्सिमम अमाउंट क्लेम कर पाएंगे एटीसी के तहत वो 1.5 लाख ही है। अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख से ऊपर गया है, फिर भी आप जो मैक्सिमम अमाउंट क्लेम कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर टैक्स सेविंग के लिए वो 2 लाख तक ही है, और ये सेक्शन 24B के अंदर आता है। इसमें एक और चीज ये है कि मान लीजिए आपने जो होम लोन लिया है वो जॉइंटली लिया है अपने स्पाउस के साथ, तो आप दोनों ही को ओनर है। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप और आपकी वाइफ दोनों ही को ओनर है और दोनों ने जॉइंटली होम लोन लिया है। अभी आपके जो इंटरेस्ट का पेमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में वो आपने 5 लाख के करीब किया है, तो आप कितना क्लेम कर सकते हैं? आप और आपकी वाइफ दोनों सेपरेटली एज एन इंडिविजुअल टैक्स क्लेम कर सकते हो 2-2 लाख का एक ही सेम प्रॉपर्टी पे, क्योंकि आपने 5 लाख तक का इंटरेस्ट दिया है, तो 2 लाख आप क्लेम कर लोगे, 2 लाख आपकी वाइफ क्लेम करेगी, तो टोटल 4 लाख तक की आप टैक्स सेविंग कर सकते हो इस बेसिस पे। यही सेम कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पे भी अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लाख तक का आपका प्रिंसिपल पेमेंट हुआ है, तो आप दोनों ही 1.5 लाख तक अपनी टैक्स सेविंग में क्लेम कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा हुआ है फिर भी आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही क्लेम कर सकते हो। अगर सब्सिक्वेंटली आपका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो 1.5 लाख से कम गया है, पूरे साल में 1 लाख ही है, तो आप उसे भी डिवाइड कर सकते हो। 50,000 आप क्लेम कर सकते हो, बाकी 50,000 आपकी वाइफ क्लेम कर सकती है, तो वो डिवाइड भी हो सकता है अगर अमाउंट कम है। अगर अमाउंट ज्यादा है तो आप दोनों ही क्लेम कर सकते हो टिल द मैक्सिमम अमाउंट। तो ये जो डिडक्शंस है एटीसी और 24B के तहत ये तो कांस्टेंट ऑलमोस्ट रहते हैं, और ये मेजरली आप क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट मेंशन है उतनी अमाउंट तक। बाकी के जो 3 डिडक्शंस है वो कंडीशनल बेसिस है, जो मैं आपको बता देती हूँ अभी जो एप्लीकेबल है। ये है इंटरेस्ट पे जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एटीईई के तहत। इसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। मैक्सिमम अमाउंट जो आप क्लेम कर सकते हैं वो है 50,000 तक, बट आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो लोन लिया है वो 35 लाख या उसके कम का होना चाहिए। आपकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो 50 लाख से कम तक की होनी चाहिए, और आपने जो होम लोन लिया है वो ईयर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में कोई घर खरीदा है या बीच में कोई घर खरीदा है उसके लिए होम लोन लिया है, तो आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है सेक्शन 80EE के तहत, इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। अगर आपने होम लोन लिया है फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के बीच में तो आप इसे क्लेम कर सकते हो। अगर आपने होम लोन लिया है 35 लाख या उससे कम का, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या उससे कम की है, तो स्टैंप ड्यूटी पे सेक्शन 80C के तहत ही आप क्लेम कर सकते हो। 1.5 लाख तक का मैक्सिमम अमाउंट है 80C में, और ये क्लेम कर सकते हैं आप बस उसी ईयर में जिस ईयर में आपने स्टैंप ड्यूटी चार्जेस इनकर किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 साल पहले स्टैंप ड्यूटी चार्जेस इनकर किया है लेकिन आप आज के टाइम पे क्लेम कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। जिस ईयर में आपने ये चार्जेस इनकर किए हैं स्टैंप ड्यूटी के, उसी ईयर में आप इसे क्लेम कर सकते हो। स्टैंप ड्यूटी एग्जैक्टली क्या होती है? जब भी आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना होता है जो कि वहां की गवर्नमेंट को जाती है, और ये इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत आता है। स्टैंप ड्यूटी एक मैं आइडिया दे दूं, मान लो आप दिल्ली में रहने वाले रेसिडेंट हो, ये इस डिफरेंस आता है परसेंट वाइज डिक्लेयर्ड होता है कितना स्टैंप ड्यूटी आपको देना है प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप मेल और फीमेल के लिए अलग परसेंटेज भी डिफाइंड है,
तो आप इंटरनेट पे जाके स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेटर यूज करके भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितने आपके चार्जेस लगेंगे। मान लीजिए आपने हमारा एग्जांपल लेते हुए 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप दिल्ली में रहते हो और वहां पे आप मेल मेंबर हो, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी कितने चार्जेस लगेंगे? तो दिल्ली में आपको जो स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस लगेंगे वो 6% लगेगा आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का, जो कि 36,000 के आसपास होगा। वहीं अगर आप एक फीमेल मेंबर हैं और आप स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आपको कितने देने पड़ेंगे बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तो वो हो जाता है 4% यानी 24,000। तो ये भी डिफरेंस है। स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से जगह पे रहते हो। अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हो सकते हैं। मोस्टली ये 3% से 6% के बीच में वैरी करता है आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का। और फीमेल्स को एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने पड़ते हैं। वो डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल जाता है कि उन्हें कितने चार्जेस देने हैं। इसके अलावा हमारा जो लास्ट टैक्स बेनिफिट है अगेन इंटरेस्ट का है। सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख तक का जो आप क्लेम कर सकते हो, बट अगेन इसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि आपकी जो स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो 45 लाख या उससे कम की होनी चाहिए। आपने जो होम लोन लिया है वो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2022 के बीच का होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो ये एप्लीकेबल होगा। जो लोग टैक्स पेयर है जिन्होंने क्लेम किया है 80EE के तहत 50,000, वो इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखें। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले ले। अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, मैं उन क्वेरीज को आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली कीप अप ऑल द सपोर्ट। थैंक यू सो मच।